रीनीट 2026 के बाद यूपी में एमबीबीएस का कट ऑफ कितना लो जा सकता है, कौन कौन से फैक्टर हैं जो इस बार यूपी के कट ऑफ पर असर डालने वाले हैं और 100% अलॉटमेंट किस रैंक तक आने वाला है, ये सारी चीज़ें आपको डिटेल में इस वीडियो में बताने वाला हूँ। साथ ही ये भी बताऊंगा कि काउंसलिंग किस रैंक तक आपको करानी चाहिए। तो अगर आपको सिर्फ कट ऑफ जाननी है तो आप इस वीडियो को फॉरवर्ड करके सीधा एंड में कट ऑफ जान सकते हैं। लेकिन अगर आप हर चीज़ को बारीकी से समझना चाहते हैं, हर एक फैक्टर को जानना चाहते हैं, जिससे कि काउंसलिंग के दौरान सही डिसीजन आप ले पाएं और अपनी रैंक का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन आप कर पाएं, तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर श्लोक, नीट काउंसलिंग एक्सपर्ट। अब स्टेप बाय स्टेप सारे फैक्टर आपको सबसे पहले बताने वाला हूं और फिर कट ऑफ भी इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए अब बात कर लेता हूं आपसे। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो किसी भी स्टेट कोटा के लिए होता है वो है आपका नंबर ऑफ सीट। यूपी के अंदर अगर देखा जाए तो अभी तक 47 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज स्टेट कोटा के अंदर हो चुके हैं। अब यहाँ पर मैं ध्यान दीजिएगा, एम्स और बीएचयू एएमयू की बात नहीं कर रहा हूँ। तो 47 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर इस समय पर 5450 गवर्नमेंट एमबीबीएस की सीट हैं। अब ये सभी सीटें स्टेट कोटा के अंदर नहीं आती। इनमें से सबसे पहले आपका 15% ऑल इंडिया कोटा की सीटें निकलती हैं, 816। उसके बाद इसी में से आपका सेंट्रल पूल कोटा की 21 सीटें निकलती हैं। और अब यहाँ पर 2 ईएसआईसी के कॉलेज भी यूपी के अंदर आ चुके हैं। तो 35 सीटें आईपी कोटा वाले कैंडिडेट के लिए निकलेंगी। और ये सारी सीटें यहाँ से निकलने के बाद जो बचती हैं वो फिर आती हैं आपकी स्टेट कोटा के अंदर, जो कि आपकी 4578 सीटें हैं। अब ये सीटें भी किसी एक कैटेगरी के अंडर नहीं आएंगी, ये आपके वर्टिकल रिजर्वेशन के हिसाब से जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी में फिर क्या हो जाती हैं, डिवाइड हो जाती हैं। तो कुल मिलाकर अभी आपके पास इतनी सीटें हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर आता है कि क्या इस बार यूपी के अंदर न्यू एमबीबीएस की सीटें आने वाली हैं गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर? तो मैं आपको बताऊं, इसका जवाब है यस। यहाँ पर अभी ऐड होने वाली हैं। एनएमसी की जो लिस्ट आई थी उसमें यूपी का नाम नहीं था, लेकिन पॉसिबिलिटी ये है कि 200 से 250 सीटें ऐड हो सकती हैं। और यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, लास्ट ईयर एक हाई कोर्ट का फैसला आया था। ओबीसी कैंडिडेट ने यहाँ पर जो 4 मेडिकल कॉलेज यूपी के अंदर हैं उनमें एससी एसटी को जो नॉर्मल आपका रिजर्वेशन है उससे कहीं ज़्यादा रिजर्वेशन को लेकर कोर्ट केस किया था, जिसका फैसला जो है कोर्ट ने सुनाया था कि इन कॉलेजों में भी अब नॉर्मल रिजर्वेशन दिया जाएगा। तो वो सीटें भी अब जनरल ओबीसी में ऐड होने वाली हैं। उन 4 कॉलेज का भी बेनिफिट अब यहाँ पर जनरल और ओबीसी को मिलने वाला है इस ईयर से, ठीक है। उनके अलग आपकी 200 के करीब सीटें और ऐड हो सकती हैं। एक चीज़ जो मैं आपको यहाँ पर बता दूं वो ये है कि लगभग 100 सीटों के करीब आपका बीआरडी गोरखपुर के अंदर ऐड हो सकती हैं, क्योंकि वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट चल रहा है। 100 नहीं तो हो सकता है कि 50 सीट इस समय इस ईयर आए और 50 सीट जो है वो नेक्स्ट ईयर आए। इसी तरीके से मैं और भी कॉलेजों के नाम आपको यहाँ पर बता सकता हूँ जिनमें सीटें यहाँ इंक्रीज़ होने वाली हैं, लेकिन अभी उन पर कोई कंफर्मेशन मुझे ही नहीं मिला है। आपको एक चीज़ मैं बता देता हूं कि आगे आने वाले राउंड्स में या फिर काउंसलिंग जैसी स्टार्ट होती है उससे पहले यूपी में आपको सीटें इंक्रीज होती हुई यहाँ दिखाई दे जाएंगी। अब ये बात आपको मैंने किसकी बता दी, आपकी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की। कुछ चीज़ें मैं आपको प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिए भी यहाँ पर बता देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो यूपी में प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं। तो अभी जो एनएमसी की लिस्ट आई थी उसमें आपने देखा था लगभग 800 सीटें यहाँ पर यूपी के अंदर आई हैं। 2 नए प्राइवेट मेडिकल कॉलेज भी यूपी के अंदर ऐड हुए हैं। पहले 36 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज थे, अब 38 यहाँ पर हो चुके हैं। टोटल नंबर ऑफ सीट यहाँ पर कितनी हो गई हैं, 8300। और इस तरीके से गवर्नमेंट प्राइवेट को अगर हम लगा दें, मतलब ऐड कर दें, तो टोटल सीटें 13,000 से ज़्यादा हो गई हैं यूपी के अंदर अब एमबीबीएस की। फिलहाल प्राइवेट की अगर मैं बात करूँ तो प्राइवेट के केस में यूपी आपके लिए बेस्ट स्टेट क्यों हो जाता है, इस वजह से हो जाता है क्योंकि देखिए, अगर किसी बच्चे का जो नंबर है यहाँ पर अगर 250 से 550 के बीच आ रहा है तो यूपी उसके लिए एक बेस्ट स्टेट हो सकता है प्राइवेट के केस में। और ऐसा नहीं है बहुत ज़्यादा महंगे कॉलेज आपके यहाँ पर हों, यहाँ बजट से स्टार्टिंग हो जाती है। सबसे
कम फीस वाला जो कॉलेज है वो आपके 65 लाख है, और मैक्सिमम जो फीस जा रही है वो अभी इस समय पर 1.06 सीआर तक जा रही है। मतलब हर टाइप के बच्चे के लिए यहाँ पर आपका कॉलेज अवेलेबल है। और यूपी में प्राइवेट कॉलेज क्यों ज्वाइन करना चाहिए? ठीक है, फीस और कट ऑफ तो ठीक है, लेकिन बाकी सारी चीज़ों का क्या मामला है? तो देखिए, यूपी में जितने भी कॉलेज हैं उनमें आपको एकेडमिक मिल जाती है। बहुत सारे कॉलेजों की मैं बात कर रहा हूँ, सभी कॉलेज नहीं है, ज़्यादातर कॉलेजों में आपको अच्छी एकेडमिक देखने को मिल जाएगी। कई कॉलेज ऐसे हैं जहाँ पर क्लिनिकल एक्सपोजर भी आपको A1 क्वालिटी का मिल जाएगा। और बजट तो मैंने आपको बता ही दिया, लेकिन बजट में इन सारी चीज़ों में आपको ध्यान देना है। कई कॉलेज ऐसे भी हैं जहाँ पेशेंट फ्लो बहुत कम है। अब ये सारी रिसर्च आपको यहाँ पर करनी पड़ेगी, प्रॉपर रिसर्च के साथ ही आपको यहाँ पर यूपी के अंदर आना है, ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी होगी। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, कनेक्टिविटी के मामले में तो यूपी के कॉलेज, मैक्सिमम कॉलेज आपको अच्छे मिलेंगे ही मिलेंगे। और साथ ही साथ यहाँ पर मैं बता दूं, जितना बजट की बात आप यहाँ पर कर रहे हैं, तो देखने में कई सारे कॉलेज ऐसे भी हैं जिनकी फीस कम दिखती है, लेकिन जब फाइनल करके आप निकलेंगे तो 10 से 15 लाख का अंतर भी वहाँ पर देखने को मिल सकता है, यानी कि हिडन चार्जेस भी देखने को मिलते हैं। तो रिसर्च आपको अपनी प्रॉपर यहाँ पर करनी है। अगर नहीं कर सकते तो मैं कहूँगा किसी अच्छे एक्सपीरियंस काउंसलर को आप यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। फिलहाल प्राइवेट कॉलेज की काउंसलिंग आपको कैसे करनी है, क्या सारी चीज़ें हैं, ना केवल यूपी बल्कि अदर स्टेट में भी, ये पूरी सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ अपनी फ्री नीट काउंसलिंग मास्टर क्लास के अंदर। अगर आपको ये समझना है सारी चीज़ें जो फ्री ऑफ कॉस्ट रहती है, तो वो आगे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, ना केवल प्राइवेट कॉलेज बल्कि गवर्नमेंट कॉलेज के लिए भी। और साथ ही साथ अदर कोई कोर्स अगर आप देख रहे हैं एमबीबीएस के अलावा, तब भी आप उस मास्टर क्लास को ज्वाइन करके अपनी काउंसलिंग को अच्छे से समझ सकते हैं और आगे उसमें अच्छा डिसीजन भी आप ले पाएंगे। ठीक है, चलिए, तो ये दूसरा फैक्टर यहाँ पर हमारा पहला फैक्टर हमारा नंबर ऑफ सीट यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब मैं बात करता हूँ आपसे फैक्टर नंबर 2 की, जो इस बार यूपी के कट ऑफ पर असर डालने वाला है। ये है आपका नंबर ऑफ कैंडिडेट। देखिए, किसी भी स्टेट की काउंसलिंग के अंदर नंबर ऑफ कैंडिडेट का जो रोल है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। खासकर अगर मैं बात करूँ तो होता है पर्टिकुलर किसी कैटेगरी के अंदर या स्पेशल कोटा के अंदर। जैसे कि अगर मैं आपसे यहाँ पर बात करूँ तो पूरी ऑल इंडिया में इस बार जो टोटल क्वालिफाई कैंडिडेट का आंकड़ा है वो लगभग 11,21,000 के करीब है। और इन 11 लाख, ये तो पूरी ऑल इंडिया में है, इन 11 लाख में अगर यूपी का आंकड़ा आप देखेंगे तो वो 1,70,000 के करीब आ रहा है। अब ये 1,70,000 पूरा है टोटल, इतने बच्चे यूपी के अंदर क्वालिफाई हुए हैं। अब इनमें से जनरल के कितने हैं, ईडब्ल्यूएस के कितने हैं, ओबीसी के कितने हैं, एससी एसटी के कितने हैं, ये देखने वाली बात होती है। और फिर उनकी परफॉर्मेंस कैसी रही है। अब यहां पर क्वालिफाई करने के लिए क्या है, मात्र इस बार 213 नंबर चाहिए जनरल कैटेगरी, जनरल ईडब्ल्यूएस, और 177 मार्क्स आपके ओबीसी में चाहिए। तो अगर इतने भी नंबर किसी कैंडिडेट के आगे होंगे वो भी लिस्ट में होगा। मतलब कहने का यह है कि सारे कैंडिडेट ऐसे नहीं होंगे जो हम, मतलब 560 540 इस तरीके के कैंडिडेट हो। तो यहाँ पर कितने कैंडिडेट आपकी कैटेगरी में आपके ऊपर हैं, ये देखना आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। और ये सारी चीज़ें आपके लिए कहाँ से मिलती हैं, आपकी स्टेट मेरिट लिस्ट है। तो स्टेट मेरिट एनालिसिस आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। और अगर आप चाहते हैं कि स्टेट मेरिट की यूपी में मैं आपको पूरी एनालिसिस ला कर दूं, जिससे कि आप ये चीज़ समझ पाएँ कि आपकी कैटेगरी में आपके ऊपर आपके नीचे कितने कैंडिडेट हैं और आपकी एक्चुअल क्या पोजीशन है, एससीआर सीसीआर कैसे काम करता है, वो भी मैं आपको लेकर आऊँगा। तो कमेंट सेक्शन में बस आपको लिख देना है भाई स्टेट मेरिट। और साथ ही साथ अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आपसे मेरी रिक्वेस्ट रहेगी। और इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक और चैनल सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है, एनर्जी आती है, और फिर मैं इस तरीके की एनालिसिस आपको लेकर आ पाता हूँ। ये हमारा फैक्टर नंबर 2 था। और अब मैं आपसे बात कर लेता हूँ अपने फैक्टर नंबर 3 की, जो कि स्टेट कोटा कट ऑफ के अंदर, स्टेट काउंसलिंग के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जब हम परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट की बात करते हैं। सबसे पहले इसको समझा देता हूँ, फिर आपका इसका असर कैसे पड़ता है ये भी आपको
पूरा विथ प्रूफ आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। खासकर यूपी के अंदर तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये हो गया है पिछले 3 सालों के अंदर। ध्यान से समझिएगा, परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट का मतलब है कि भाई किसी पर्टिकुलर स्टेट के अंदर जितने भी कैंडिडेट नीट में बैठ रहे हैं वो एग्जाम में कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, मतलब उनके मार्क्स कैसे आ रहे हैं। अगर उनकी परफॉर्मेंस कैसी रहेगी भाई, अच्छी रहेगी, बढ़िया परफॉर्म करेंगे तो कट ऑफ आपका बढ़ता जाएगा। और अगर परफॉर्मेंस उनकी खराब हो रही है, क्वालिटी जो है पढ़ाई लिखाई की उनकी खराब हो रही है, तो वो एग्जाम में अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे और इस वजह से उस स्टेट का कट ऑफ लगातार आपको कम होता हुआ दिखेगा। हालांकि परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट कट ऑफ कम होने का कारण अकेला नहीं होता है, इसमें आपकी नंबर ऑफ सीट भी होती हैं, लेकिन ये भी एक मेजर फैक्टर होता है। अगर आप यहाँ पर समझना चाहते हैं तो मैं अभी आपको ये चीज़ दिखाने वाला हूँ। बोलिए दिखा दूँ? तो चलिए आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए, एक छोटी सी झलक आपको दिखा रहा हूँ स्टेट मेरिट एनालिसिस कैसे की जाती है और ये कितनी इंपॉर्टेंट है। और आप यहाँ पर अभी देखेंगे कि भाई यहाँ पर ये कितनी इंपॉर्टेंट हो जाती है। ज़रा समझिएगा, यहाँ मैं आपको यूपी स्टेट की मेरिट की एनालिसिस दिखा रहा हूँ। ध्यान से समझ लीजिएगा, सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। ये राउंड 1 का है। यूपी में हर एक राउंड की अलग मेरिट लिस्ट आती है, तो राउंड 1 की मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। और किसकी दिखा रहा हूँ? केवल जनरल कैटेगरी की। हर कैटेगरी की अलग अलग एनालिसिस होती है। फिलहाल मैं जनरल कैटेगरी के बेसिस पर आपको दिखा रहा हूँ। अब समझिएगा, एक टेबल मैंने आपके सामने यहाँ पर रखा है। यहाँ पर आपको एसआर दिख रहा है। एसआर का मतलब स्टेट रैंक, मतलब जब मेरिट लिस्ट आई होगी तो उसमें जितने भी कैंडिडेट होंगे उनकी ऑल इंडिया रैंक तो अपनी होगी, लेकिन स्टेट में उनकी रैंक क्या है, 1 2 3 4 इस तरीके से ये आपकी स्टेट रैंक है। तो मैंने 1 से लेकर 400 तक मैंने कैंडिडेट की लिस्ट एक निकाली। ठीक है, तो अब ये मैंने लिस्ट निकाली है और इस लिस्ट में मैंने 2023 में, 2024 में, 2025 में क्या आपकी सिचुएशन रही है उसकी एनालिसिस की है। ध्यान से समझिएगा। तो जब मैं यहाँ पर राउंड 1 की एनालिसिस कर रहा था तो 1 से लेकर 400 तक जब मैं गया, तो जब मैंने 400 बच्चों की लिस्ट देखी तो वो बच्चा जो जिसकी स्टेट में जो रैंक थी वो 400 थी। कितनी थी? 400। उसकी ऑल इंडिया रैंक क्या थी? 5405। वो जनरल कैटेगरी का बच्चा जिसकी स्टेट में रैंक 400 थी, उसकी ऑल इंडिया रैंक क्या थी? 5405 थी। अब यहाँ पर 1 से लेके 400 के बीच में जरूरी थोड़ी है सारे बच्चे जनरल कैटेगरी के होंगे भाई। ईडब्ल्यूएस के इसके अंदर भी हो सकते हैं, ओबीसी के भी अंदर हो सकते हैं, इसके SC ST के भी आ सकते हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पर केवल जनरल कैटेगरी के इसमें देखने जाऊं तो कितने बच्चे निकले? 222 में निकले। अब यहाँ समझना, इसी तरीके से फिर मैंने 2024 में देखा तो 2024 में वही बच्चा जो 400 नंबर पर बैठा था, स्टेट में जो 400 नंबर पोजीशन पर बैठा था, उसकी ऑल इंडिया रैंक कितनी हो गई? 5659। देखिए जरा, अब आपको परफॉर्मेंस में समझ में आएगा अंतर। भाई 23 में बच्चे ने अच्छा परफॉर्म किया तो अच्छी रैंक लेकर आया, स्टेट में 400 नंबर पर ही है, पोजीशन पर है वो, लेकिन ऑल इंडिया रैंक उसकी 5405 आ रही है। वहीं 2024 में नंबर कम लेकर आया तो रैंक खराब हो गई, मतलब 5659 हो गई। अब देखिएगा, टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने हो गए? 207। आप कह सकते हैं कि नंबर ऑफ कैंडिडेट भी तो कम हो गए, तो हो सकता है यहाँ पर हो। चलिए, ये नंबर ऑफ कैंडिडेट पर अभी आपको नहीं जाना है, आप सिर्फ ऑल इंडिया रैंक को यहाँ पर देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब 2025 की मैं आपसे यहाँ पर बात करूँ तो वो बच्चा जो अगेन 400 रैंक पर बैठा है जनरल कैटेगरी का, 2025 में हालत और ख़राब हो गई। और यहाँ पर वो बच्चा जो जनरल कैटेगरी का था 400 रैंक पर था, उसकी ऑल इंडिया रैंक कितनी आ रही है? ध्यान से देखिए, 6162। इसका मतलब ये हुआ कि देखिए 5000 से कहानी स्टार्ट हुई थी, 6000 पर पहुंच गई, मतलब परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट कम होती जा रही है। आप जब 23 से 25 की तरफ चलेंगे तो यहाँ पर नीट 2023, नीट 2024-25 लगातार परफॉर्मेंस कम होती हुई दिख रही है। इसका मतलब कट ऑफ भी कम हो रहा है। अगेन मैं कह रहा हूँ, केवल परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट ही कारण नहीं है कट ऑफ कम होने का।
सीटें भी बढ़ी हैं, लेकिन ये भी एक मेजर कारण है और मैंने आपको प्रूफ करके यहाँ पर दिखा दिया। अगेन मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर आप अब ये चाहते हैं कि भाई जनरल कैटेगरी का तो आपने थोड़ा सा झलक दिखाई है और मैंने केवल 400 बच्चों की दिखाई है, अब सोचिए लास्ट तक जो लास्ट सीट अलॉट हुई है उसकी अगर देखेंगे कितना मजेदार होगा। साथ ही ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और एससी कैटेगरी का अगर आपको चाहिए स्टेट मेरिट की एनालिसिस पूरी कैटेगरी वाइज, तो अगेन कह रहा हूं कमेंट सेक्शन में स्टेट मेरिट लिखकर मुझे दीजिए और स्टेट मेरिट एनालिसिस के बेसिस पर मैं आपको एक वीडियो लेकर आऊंगा। ठीक है, बहुत मजेदार कहानी यहां पर होती है, एग्जैक्ट आइडिया आप यहां पर लगा पाते हैं। तो यहां पर आपकी लगातार परफॉर्मेंस कम हो रही है, इसका मतलब कट ऑफ कम हो रहा है। तो क्या इस साल ये असर डालेगा, देखने वाली बात है। हम लोग देखेंगे कि भाई इस साल सारी चीज़ें क्या है, तो बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में। स्टेट मेरिट एनालिसिस आपके लिए लेकर आऊँगा। अब यहाँ पर अगेन फोर्थ जो मेरा फैक्टर है वो स्टेट मेरिट है, क्योंकि देखिए हर राउंड वाइज जो है आपकी कट ऑफ यहाँ पर आती है। अब एक चीज़ और मैं आपको पता है कि बता दूँ, बहुत सारे बच्चे दिमाग लगा देते हैं। दिमाग का मतलब ये कैसा कि देखिए कई मान लो कोई बच्चा है जनरल कैटेगरी का है और बैठा हुआ है 32-33 हज़ार पर, अब उसको काउंसलिंग करानी चाहिए राउंड 1 से, लेकिन वो दिमाग लगाएगा कि मेरी तो 33,000 रैंक है, मैं कैसे यहाँ पर राउंड 1 से जाऊँ, मैं ऐसा करता हूँ राउंड 4 में जाऊँगा सीधा, क्योंकि लास्ट राउंड तक कॉलेज मिल सकता है मुझे, तो राउंड 1 में तो कोई पॉसिबिलिटी है नहीं। तो ऐसे बच्चे बहुत सारे यूपी के अंदर होते हैं जो राउंड 1 में अप्लाई ही नहीं करते, और इस वजह से जब वो राउंड 1 में अप्लाई नहीं करते हैं तो जो मैक्सिमम जो नई दिमाग लगा रहा है या जो किसी की गाइडेंस में काउंसलिंग करा रहा है वो अपना काम पूरा कर जाता है, और इस तरीके से बहुत सारी अच्छी रैंक वाले बच्चों को यूपी के अंदर कॉलेज नहीं मिलता, जबकि हाई रैंक वाले बच्चों को कॉलेज आराम से अलॉट हो जाता है। राउंड वाइज एनालिसिस राउंड वाइज मेरिट लिस्ट जारी होती है, क्योंकि इस मेरिट लिस्ट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात केवल उन्हीं बच्चों का नाम होता है जो काउंसलिंग के लिए अप्लाई करते हैं। ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है और ये कोई समझता नहीं है, और कोई काउंसलर आपको ये सारी चीज़ें बताने वाला है नहीं। तो इस वजह से काउंसलिंग में एक चीज़ मायने नहीं रखती, बहुत बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मायने रखती हैं और छोटी छोटी चीज़ें मायने रखती हैं। एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगा कि अगर आप यहाँ पर देखना चाहते हैं भी काउंसलिंग में टोटल कितनी चीज़ों की ज़रूरत होती है और किन किन चीज़ों से फ़र्क पड़ता है, तो यहाँ पर आप मेरा देखिए ये 9C फ्रेमवर्क मैंने अपना तैयार किया है पिछले जितने भी सालों से मैं काउंसलिंग कराते आ रहा हूँ उसके एक्सपीरियंस के बेसिस पर। तो ऐसी टोटल 9 चीज़ें हैं जो काउंसलिंग में आपको पता होनी ही चाहिए अगर आप अपनी रैंक पर अपनी रैंक का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करके एक बेस्ट मेडिकल कॉलेज तक पहुंचना चाहते हैं तो। और इनमें से एक भी चीज़ अगर आपकी छूटी तो एक गारंटी है, हो सकता है रैंक सही हो आपकी तो कॉलेज आपको अलॉट हो जाए, लेकिन वो आपकी रैंक के बेसिस पर बेस्ट फिट मेडिकल कॉलेज होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। आप अपनी रैंक के साथ सही जस्टिफिकेशन कर पाएंगे, उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर पाएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ये 9 चीज़ें आपको पता होनी ही चाहिए। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, कोई काउंसलर आपको ये 9 चीज़ें नहीं सिखाने वाला, और ना ही यूट्यूब के ऊपर कोई इस तरीके से इन 9 चीज़ों के बारे में आपको बताता है। क्यों नहीं बताता? क्योंकि भाई जितना कन्फ्यूज आप होंगे उनके लिए उतना ही ज़्यादा फायदा होता है, क्योंकि जैसे जैसे कन्फ्यूजन आपका बढ़ेगा वो उतना ही आसान होगा आपको उन्हें अपने यहाँ कन्वर्ट करना। तो इस वजह से कोई सिखाता नहीं है, जबकि अलॉटमेंट सारे लोग इन्हीं चीज़ों का यूज़ करके आपको करवाने वाले हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करता हूँ। मैं डिटेल में ये सारी चीज़ें आपको सिखाता हूँ अपनी नीट काउंसलिंग मास्टर क्लास के अंदर, और इन सब 9 चीज़ों का यूज़ करके मैं आपको सिखाता हूँ कि कैसे आप अपना एक नीट काउंसलिंग ब्लूप्रिंट यहाँ पर रेडी कर सकते हैं, जिसमें सारी चीज़ें क्लियर होती हैं। चाहे आप गवर्नमेंट कोटा की काउंसलिंग करा रहे हो, मतलब गवर्नमेंट कॉलेज के लिए जा रहे हो या प्राइवेट कॉलेज के लिए जा रहे हो, MBBS के लिए जा रहे हो या BDS के लिए जा रहे हो, BMS के लिए जा रहे हो, आपके पास आपका नीट काउंसलिंग ब्लूप्रिंट रेडी होना ही चाहिए, तभी आप एक अच्छे मेडिकल कॉलेज तक पहुंच सकते हैं। ये बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको ये 9 चीज़ें सीखनी होंगी। तो अगर आप ये सारी चीज़ें समझना चाहते हैं, अपना पूरा नीट काउंसलिंग ब्लूप्रिंट रेडी करना चाहते हैं, तो मैं कहूँगा
कि मेरी अपकमिंग नीट काउंसलिंग मास्टर क्लास के लिए आपको ज्वाइन करना चाहिए। और ये जो मास्टर क्लास है, चिंता मत करिए, ये आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट में यहाँ पर अवेलेबल करा रहा हूँ। काउंसलिंग स्टार्ट होने के बाद ये पेड हो जाती है, लेकिन अभी अगर आप इसको ज्वाइन करते हैं तो ये आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये पूरे 90 मिनट आपकी चलती है और यहाँ पर हिंदी में ये होती है। इसको ज्वाइन करने के लिए आपको करना क्या है, ये जो नंबर हमारा दिख रहा है, इस नंबर पर बस आपको नीट काउंसलिंग लिख के व्हाट्सएप पर सेंड कर देना है और मेरी जो टीम है वो आपको इस मेरी आने वाली नीट काउंसलिंग मास्टर क्लास का जो लिंक है वो सेंड कर देगी। वहाँ रजिस्टर कर कर आप इसको अच्छे से ज्वाइन कर पाएंगे। फ्री ऑफ कॉस्ट है आपके लिए, कोई चार्ज मैं नहीं लेने वाला। तो ये जो समय है इसमें जब आप कट ऑफ देख रहे हैं मिलेगा नहीं मिलेगा, इससे अच्छा है कि सारी चीज़ों को बारीकी से समझें। मेरे 9C फ्रेमवर्क के द्वारा इन 9 चीज़ों को समझें और अपना एक बेस्ट नीट काउंसलिंग ब्लूप्रिंट, यानी कि काउंसलिंग का पूरा रोड मैप, कहाँ मिल सकता है कहाँ नहीं मिल सकता है, सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं और ये खुद आप तैयार कर पाएँ। ठीक है, अगर इससे रिलेटेड कोई सवाल हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फिलहाल मैंने सारे फैक्टर अभी तक आपको अपने काउंसलिंग वाले बता दिए हैं और अब मैं आपसे यहाँ पर बात कर लेता हूँ कि भाई यूपी के अंदर एक्सपेक्टेड कट ऑफ इस समय क्या रहने वाला है। तो देखिए यहाँ पर एक टेबल आपको दिख रही होगी, यहाँ मैंने कैटेगरी लिख कर रखी है। ये पिछले साल की कट ऑफ है 2025 की, ठीक है। और यहाँ पर इस साल एक्सपेक्टेड क्या रख सकती है मैंने ये बताया है। साथ ही काउंसलिंग किस रैंक तक आपको करानी है नीचे ये भी दे रखा है, आगे ये भी दे रखा है, ठीक है। तो चलिए आपको बता देता हूँ। तो जनरल कैटेगरी में यूपी के अंदर लास्ट ईयर 32,774 पर मिल गया था। अगेन कह रहा हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी ऑल इंडिया रैंक है। इम्पॉर्टेंट आपका SCR होता है और अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तो स्टेट के अंदर CCR भी आपके लिए उतना इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अब ये SCR और CCR क्या है, स्टेट क्लोजिंग रैंक और कैटेगरी क्लोजिंग रैंक। तो उस स्टेट क्लोजिंग रैंक पर जो भी ऑल इंडिया रैंक लास्ट ईयर 2025 में थी वो मैंने यहाँ पर लिख कर रखी है। बाकी हर जगह जहाँ भी आप देखेंगे सब लोग यही करते हैं, ऑल इंडिया रैंक लिख लेते हैं। हालांकि आपको SCR CCR बहुत जगह नहीं दिखेगा क्योंकि इतने डेप्थ में कोई जाकर आपको एनालिसिस देता ही नहीं है, यहाँ आपको वो सारी चीज़ें मिलती हैं। तो ये ऑल इंडिया रैंक है, लेकिन आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है, SCR और CCR। अगेन कह रहा हूँ, स्टेट मेरिट की एनालिसिस आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और नीट काउंसलिंग मास्टर क्लास को तो आपको ज्वाइन करना ही करना है, ठीक है। तो जनरल कैटेगरी में ये है। फिलहाल एक्सपेक्टेड क्या है, ध्यान दीजिएगा। एक्सपेक्टेड है कि भाई लास्ट ईयर 32,774 तक मिला है, इस साल आपका ये 33,574 तक भी जा सकता है। 33,174 से 33,574 तक जा सकता है। और अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं तो 35,000 रैंक पर भी अगर आप इस बार बैठे हुए हैं तो काउंसलिंग करा लीजिएगा, क्योंकि सीटें कभी भी बढ़ सकती हैं और आपका नंबर आ सकता है। इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ तक कि अभी ये उम्मीद लग रही है कि भाई 36,000 तक भी जा सकता है ये। फिलहाल 35,000 तक अगर हैं तो ज़रूर राउंड 1 में पार्टिसिपेट करिए। EWS कैटेगरी में अगर आप हैं तो 33,103 तक मिला है। अब ये 33,503 से 33,903 तक जा सकता है। और 35,500 ऑल इंडिया रैंक पर अगर आप बैठे हैं तो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट जरूर करिएगा। स्टेट कोटा की बात कर रहा हूँ। OBC के अंदर ये 32,905 पर आपका कॉलेज अलॉट हुआ है। 33,305 से 33,705 तक मिल सकता है। और अगर 33,300 ऑल इंडिया रैंक पर अगर आप बैठे हैं, 35,300 ऑल इंडिया रैंक पर अगर आप बैठे हैं तो आप यहाँ पर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट जरूर करिएगा। अगर मेरी बात माने तो मैं कह रहा हूँ 36,000 रैंक पर भी अगर हैं तो आप पार्टिसिपेट कर लीजिए। जनरल EWS OBC के अंदर आपके लिए फ़ायदा रहेगा। SC कैटेगरी में अगर आप 1,94,636 पर हैं तो लास्ट ईयर मिला है, इस साल मिलने की संभावना है। और अगर यहाँ पर एक्सपेक्टेड की बात करें तो 2 लाख तक भी मिल सकता है। और इसी वजह से मैं कहूँगा कि अगर इस साल कोई 2 लाख ऑल इंडिया रैंक SC कैटेगरी में बैठा हुआ है तो भाई उसे काउंसलिंग में ज़रूर पार्टिसिपेट करना चाहिए। SC कैटेगरी ST कैटेगरी में आपका 5,43,243 में मिल गया था और इस साल 6 लाख तक मिलने की पॉसिबिलिटी है। इस वजह से 6 लाख तक कोई भी कैंडिडेट अगर है तो वो यहाँ पर
यूपी की स्टेट कोटा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट जरूर करें। और एक चीज़ और मैं बता दूं, ये आपकी कैटेगरी कोई भी हो, बच्चे क्या करते हैं, देखिए जनरल कैटेगरी में तो आपको आपकी रैंक ऑल इंडिया रैंक आती है, मतलब कैटेगरी रैंक तो हर एक बच्चे के पास होती है, तो आपको ध्यान देना है, कैटेगरी रैंक आपको नहीं देखनी है। जनरल कैटेगरी में जो ऑल इंडिया रैंक है, ईडब्ल्यूएस में ऑल इंडिया रैंक, ओबीसी में ऑल इंडिया रैंक, किसी भी कैटेगरी में आप हो, ये सारी ऑल इंडिया रैंक आपको बता रहा हूं, आपको अपनी कैटेगरी रैंक नहीं देखनी है। इसके बाद जो ऑल इंडिया रैंक के बाद जो इंपॉर्टेंट रैंक होती है, वो होती है आपकी स्टेट मेरिट वाली रैंक, जिसको हम एससीआर स्टेट क्लोजिंग रैंक बोलते हैं, या आपकी सीसीआर कैटेगरी क्लोजिंग रैंक बोलते हैं, जो स्टेट के अंदर निकल कर आती है। रिजल्ट के अंदर जो कैटेगरी रैंक दे रखी है वो काउंसलिंग के लिए उतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती है, तो यहाँ पर भी बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। फिलहाल ये गवर्नमेंट की बात हो गई, और प्राइवेट के लिए तो मैंने आपको बता दिया, यूपी के अंदर अगर आप आ रहे हैं तो आप यहाँ पर 250 से 550 के अंदर यूपी के अंदर आ सकते हैं। 65 लाख से लगभग आपका 1.6 CR, ठीक है, 1 करोड़ के ऊपर आपको कॉलेज यहाँ पर अच्छे मिल जाएंगे, और ये उनकी खासियत है जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। फिलहाल आप यूपी में अगर प्राइवेट कॉलेज के लिए आ रहे हैं तो हमारे साथ जुड़ के भी काउंसलिंग करा सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, हमारे डॉक्टर श्लोक ऐप को डाउनलोड करना है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, कमेंट सेक्शन में भी पिन कर रहा हूँ। साथ ही आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है भाई, हमारी नीट काउंसलिंग मास्टर क्लास के लिए ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, अगर आप अच्छे से अपनी काउंसलिंग को समझकर खुद से करना चाहते हैं। एक बार समझ लीजिए, फिर चाहे जिस भी काउंसलर को ज्वाइन करना हो आप कर सकते हैं, ताकि वो काउंसलर भी आपका फ़ायदा ना उठा पाए, आपको कंफ्यूज करके आपसे पैसे ना निकाल पाए, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैंने आपको बताई। फिलहाल आगे किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इस वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।